सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वे टू पीसीएस। सो आज हम लोग जो बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बिहार इकोनॉमिक सर्वे है वो मैं करने जा रहा हूँ। बिहार बजट मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ और फरवरी से लेकर के जून तक का 2022 का करंट अफेयर्स भी मैं दे चुका हूँ। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए इकोनॉमिक सर्वे या बजट या किसी भी चीज़ का जो मैं यूट्यूब पे पढ़ाया हूँ तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उसका नाम है वे टू पीसीएस ही, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए मैं इसे बायलैंग्वेज पढ़ाया हूँ, बोल रहा हूँ हिंदी में, दिया हुआ हूँ कंटेंट इंग्लिश में और कंटेंट का हिंदी में भी मैं दे दिया हूँ यहाँ पे, ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट को लाभ हो सके। चलिए तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखिए ये बजट जो है टोटल 13 चैप्टर में मिला है, चैप्टर वाइज मैं आपको दूंगा और हर एक चैप्टर में प्रीलिम्स के लिए सारा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो जो मेंस स्पेसिफिक वीडियो है मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ जो कि 47 मिनट का है, और ये प्रीलिम्स स्पेसिफिक वीडियो है, इसमें 2 पॉइंट हम लोगों ने कवर किया है जो इसमें प्रीलिम्स में आने की संभावना जिसका अधिक है। तो ये जो बजट एंड इकोनॉमी, ये जो इकोनॉमिक सर्वे था वो 16th था, ओके, और बिहार पहला स्टेट था जो स्टेट बेसिस पे इकोनॉमिक सर्वे शुरू किया हुआ था। ओके, तो ये 16th था और कब दिया गया, 25 फरवरी 2022 को। और तारकेश्वर प्रसाद जी जो कि अपना फाइनेंस मिनिस्टर हैं, साथ ही साथ वाइस चीफ मिनिस्टर भी हैं, तो यानी डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं, तो वही प्रेजेंट किए थे इसको। और ये जो था इसमें टोटल 13 चैप्टर यूज़ किया गया है। तो यही तारकेश्वर प्रसाद जी जो हैं वही दिए थे, बजट भी कब दिए थे, 28 को फरवरी को। तो ये डेट याद रखिएगा, चूँकि आप देखिए होंगे जो 66 का कैंसिल हुआ है एग्ज़ाम, उसमें बहुत बार डेट दे करके पूछा गया, तो डेट भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये याद रखिएगा। ओके, इसमें ये बताया गया है कि 2020-21 में जो अपना जीडीपी ग्रोथ था, यानी जीएसडीपी, जिसे ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ये सारा का जो फुल फॉर्म है वो मैं एक बार लिख दिया हूँ, आगे आगे नहीं लिखूँगा, तो आप उसको अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जीडीपी जो एनडीपी होता है तो उस तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे होता है, तो यहाँ पे सिर्फ स्टेट लग जाता है बीच में। तो ये जो है 2.5% रहा है 2020 से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, ये जरूर याद रखिएगा। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी जो था वो -7.2% से ग्रो किया, तो उससे तो हम लोग बहुत अच्छा थे, हालांकि मेजर स्टेट में हम लोग टॉप पे थे। ओके, उसके बाद है कि ये कुछ टेबल है, इस टेबल में जितना डेटा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आने की संभावना बहुत अधिक है, यानी इस पेज पे जितना भी डेटा है वो बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट डेटा है, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। तो जीएसडीपी जो था वो कितना है इस बार करंट प्राइस पे, तो करंट प्राइस पर 618.63 थाउजेंड्स करोड़, और कांस्टेंट प्राइस जो कि 2011-12 के रेफरेंस में लिया जाता है, तो कभी कभी प्रीलिम्स में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कांस्टेंट प्राइस जो है किस ईयर से लिया जाता है, तो 2011-12 से, तो उस पे है 419 करोड़। तो आप देख सकते हैं अराउंड 200,000 करोड़ का डिफरेंस है। फिर इसी तरह एनएसडीपी है तो वो 566.47, और ये जो है 379.55 थाउजेंड्स करोड़ है। तो इसमें दो डेटा मैं हाईलाइट किया हूँ, एटलीस्ट ये दोनों डेटा आपको याद होना चाहिए, ये आप किसी भी शर्त पे नहीं भूल सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत अधिक है। पर कैपिटा इनकम जो होता है जीएसडीपी पे कितना है, तो 50,555। तो देख रहे हैं, इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है, 50555, यानी अगर एक और 5 यहाँ होता तो 5 बार 5 होता, तो यहाँ पे है 50 और 555, और ये है 34,314 रुपये। ओके, कांस्टेंट प्राइस पे। और पर कैपिटा एनएसडीपी जो है वो कितना है, तो ये 46,292 रुपये। तो बहुत लोग, मतलब सारा डेटा तो नहीं याद रखना, बट ये डेटा और ये डेटा एग्जैक्ट फिगर के साथ आप याद रखिए प्लीज़, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन जीएसडीपी जो है, तो प्राइमरी सेक्टर का कितना शेयर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तीनों को जोड़ के भी पूछा जा सकता है कि एक ही ऑप्शन दिया रहे जिसमें बोलेगा कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, और 3-4 ऑप्शन रहे, इसी को आपस में सफल कर दे। ओके, तो 19.2% प्राइमरी सेक्टर का, 19.5% सेकेंडरी सेक्टर का, और टर्शियरी सेक्टर का 61.2%। अगेन ये ईयर याद रखिएगा, 2020-21 में ये रहा है। इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो प्रीवियस ईयर का डेटा होता है, जो फाइनेंशियल ईयर बीत चुका होता है उसमें कितना रहा है एग्जैक्ट फिगर वो दिया जाता है यहाँ पे। फिर है ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर, ये 2016-17 से 20-21 में, द प्राइमरी सेक्टर इन बिहार हैड ग्राउंड 2.3%, सेकेंडरी सेक्टर 4.8%, एंड टर्शियरी सेक्टर जो है वो 8.5%। नेक्स्ट जो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम जिसको हम लोग बोलते हैं, हाईएस्ट पर कैपिटा ये जीएसडीपी होगा, तो ये जो है पर कैपिटा इनकम किसका रहा है, तो नहीं ये सही है,
तो ये किसका रहा है, ये पटना का रहा है। पटना में कितना प्रति व्यक्ति आय रहा है, तो 1.31 लाख। वेयर एज शिवहर जो है उसका सबसे कम रहा है, वो कितना रहा है 0.19 लाख, यानी 19,000 के आसपास। इसका 1,31,000। तो अगर आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो देखिएगा कि 7 टाइम्स पटना का जो पर कैपिटा इनकम है वो शिवहर के पर कैपिटा इनकम से कितना 7 टाइम्स अधिक है। तो ये भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये सारा इंपॉर्टेंट डेटा था चैप्टर नंबर 1 से। उसी का मैं यहाँ हिंदी में भी दे दिया हूँ। अगर आपको डाउनलोड करना है इसका तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, वहाँ अवेलेबल है, वहाँ से लेकर के आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है स्टेट फाइनेंस, तो इसमें ये जो इकोनॉमिक सर्वे में एक टेबल बना हुआ था वही मैं आपको दे दिया हूँ। जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था जो कि मैं आज से 3-4 महीना पहले दिया हुआ था, किस चीज़ का, तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे, तो उसमें आप देख सकते हैं ये मैं इंक्लूड किया हुआ था। और 67th काउंसिल जो है वो मेरे पढ़ाने के बाद ही हुआ था, तो उसमें एग्जैक्ट यही फिगर पूछा हुआ था। ओके, इसीलिए मैं इसका हाईलाइट कर दिया हूँ कि जो काउंसिल एग्जाम हुआ है उसमें यही पूछा हुआ था कि बिहार का जो फाइनेंशियल वो फिस्कल डिफिसिट है, फिजल डिफिसिट, वो कितना रहा है 2021-22 में का अनुमान। तो ये है 22,510.8 और उसमें ऑप्शन में था 22,511। तो यही आंसर इसका होगा। तो ये टेबल मैं आपको दे दिया हूँ। तो ये जो बीई होता है वो बजट एस्टिमेट को रिप्रेजेंट करता है। ये है रिवाइज। मान लीजिए बजट में कुछ एस्टिमेट किया गया लेकिन बाद में उनको लगा कि नहीं ये बढ़ सकता है या घट गया या कुछ हो गया, तो रिवाइज एस्टिमेट भी कर सकते हैं। ओके, तो इसीलिए ये आरई जो है रिवाइज एस्टिमेट था। और ये फैसिलिटी मिले हुए था कब, जब कोविड-19 का दरमियान था, उस समय में मिला हुआ था कि स्टेट ये एडजस्ट अपने हिसाब से कर सकता था। तो ये था। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। हालांकि ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो इस बार जो आने की संभावना है वो है 22-23 में कितना एस्टिमेट किया गया है, तो वो है 25,885। ओके, तो वो भी आप याद रखिएगा। 3.47% में इस बार का डेटा है, वो बजट में मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। अब तीसरा चैप्टर है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें थी जो कि देखने लायक था। तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर जो है ग्रू एट द पेस ऑफ 2.1%, कितना से 2.1% से लास्ट 5 साल में। और ओवरऑल इस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन अपने जो जीडीपी है उसमें कितना रहता है, 19% के आसपास रहा है। तो हालांकि ये डेटा मैं आपको यहाँ पर पहले दे ही दिया हूँ एग्जैक्ट फिगर के रूप में कि ये जो अगर प्राइमरी सेक्टर पूछ ले तो 19.2, तो ये प्राइमरी सेक्टर है, उसमें भी ये उसमें माइनर मिनरल्स भी आ जाता है। तो लेकिन सिर्फ अगर एग्रीकल्चर का देखा जाए तो 19% अपना जो है ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में इसका कंट्रीब्यूशन है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है इन द स्टेट वाज एस्टिमेटेड एट कितना, तो ये भी एक देखने लायक है कि ये इस बार जो है हम लोगों का फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है प्रीवियस ईयर से अधिक रखा गया है। 17.95 लाख टन का ये लक्ष्य रखा गया है। और प्रीवियस 5 साल में तो आप देखे होंगे कि एग्रीकल्चर रोड मैप है, तो एग्रीकल्चर रोड मैप 1, 2, 3 वो बिहार में लागू किया गया था। क्यों? उसके लागू होने से क्या होगा कि अपना प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और इसी के परिणाम स्वरूप 5 कृषि कर्मण अवार्ड जो है बिहार को मिल चुका है 2012 से अभी तक। ओके, तो यानी कि अपना एग्रीकल्चर रोड मैप जो है वो अच्छा काम कर रहा है। डेवलपिंग एन ऑर्गेनिक कॉरिडोर इन 13 डिस्ट्रिक्ट, 13 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो होगा क्या कि ये जो ऑर्गेनिक कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा वो गंगा के जो आजू बाजू का डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ऑर्गेनिक कॉरिडोर डेवलप करने के लिए तैयारी की जा रही है। और इसमें टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो उसके आजू बाजू में आते हैं गंगा के दोनों तरफ। उसके बाद है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड डिजिटल फार्मर सर्विस, बिहान करके एक ऐप है, ठीक है, न्यू मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। ये नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखिएगा। विहान ऐप लॉन्च किया गया है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा। और ये क्या करेगा, इंटीग्रेट वेरियस ऑनगोइंग डिजिटल एप्लीकेशन ऑन ए सिंगल प्लेटफॉर्म। तो हो सकता है, देखिए किसान को क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से भी कुछ लाभ मिलती है, मुख्यमंत्री डीजल राहत अनुदान उससे भी कुछ राहत मिलती है। तो वो सारा चीज़ का इन्फॉर्मेशन इसी ऐप पे एक जगह पे दिया हुआ रहेगा, इसीलिए इस ऐप को बनाया गया है। द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन ये पूछा जा सकता है, इसको आप डिजिट के पॉइंट में भी याद रखिए। 72.97 लाख हेक्टेयर था कब, 2019-20 में। और क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितना था, 144%, 144%। और ग्रॉस इरीगेटेड एरिया, तो ये देखिए टोटल क्रॉप्ड एरिया, इसमें जो ग्रॉस इरीगेटेड एरिया है वो 54.35 लाख हेक्टेयर है। तो ये 3 डेटा अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। हिंदी में भी मैं दे दिया हूँ, आप यहाँ से डाउनलोड करके मेरे टेलीग्राम चैनल से पढ़ सकते हैं उसको। चौथा सेक्टर है इंटरप्राइजेस सेक्टर। तो इसमें क्या है कि बिहार में 3
जो था मोस्ट अट्रैक्टिव इंडस्ट्री था इस साल, वो क्या रहा है प्रीवियस ईयर में? इथेनॉल, फूड प्रोसेसिंग एंड रिन्यूएबल एनर्जी। और आप देख सकते हैं कि इन्हीं तीनों का स्कोप भी है। मेनली हम लोग क्या है, मेनली हम लोग एग्रीकल्चर स्टेट हैं, तो एग्रीकल्चर स्टेट में जो उसके बचे हुए जो भी पार्ट रहते हैं उसी से इथेनॉल बनाया जाता है। ओके, या तो जेट्रेफा का पेड़ लगा के बनाया जाता है, या फिर चावल से, वो जो हम लोग पराली रहता है उन सब से निकाला जाता है इथेनॉल को। फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है, तो चूंकि यहाँ पे प्रोडक्शन अधिक होता है तो उसका प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का भी था, और रिन्यूएबल एनर्जी का तो था ही, स्मॉल हाइड्रल एनर्जी। और मान लीजिए कि नहर के किनारे किनारे जो है बहुत जगह पे सोलर पैनल भी लगाया गया है, तो ये सारा चीज़। इसमें इथेनॉल सेक्टर जो है टॉप पे रहा है किस चीज़ में? तो इसमें अभी तक इन्वेस्टमेंट में तो 32,454 करोड़ रुपीज़ जो है ये इन्वेस्टर से फेच किए हैं इथेनॉल सेक्टर में। और 159 यूनिट्स को ऑलरेडी जो है क्या मिल गया है? क्लियरेंस मिल गया है। ओके, दिस अकाउंटेड 57% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। समझिए सिर्फ इथेनॉल जो है बिहार में जितना इन्वेस्टमेंट आया है उसका 57% कंट्रीब्यूट कर रहा है। और पहला इथेनॉल का फैक्ट्री जो है मैन्युफैक्चरिंग का कहाँ लगाया गया है? आरा में। आरा कहाँ पड़ता है? वो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और पूर्णिया में भी एक बड़ा सा इथेनॉल का फैक्ट्री लगाया गया है प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद है टू एक्सेलरेट द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो हुआ क्या था कि जब कोविड-19 का समय था तो बहुत अधिक ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, तो उसका प्रोडक्शन के लिए वो क्या किया है, स्टेट गवर्नमेंट एक ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी लगाए हैं, जिसमें कि बहुत अधिक सब्सिडी दिया जा रहा है। जो भी इन्वेस्टर होगा उसमें इन्वेस्ट करेगा उन लोगों को। और द रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम मिनरल्स हैज़ इंक्रीज्ड। कितना? 944 करोड़ पहले होता था, कब? 2016-17 में, जो 2020-21 में कितना हो गया है? 1708.90 करोड़। तो यानी 175% का यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल, तो इसमें क्या है कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, जिसको WPR बोलते हैं, फॉर मेल एंड फीमेल वर्कर इज कितना है? लोएस्ट है बिहार में। तो इस ये स्टेटमेंट डाल करके भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो ये एक इंपॉर्टेंट हुआ। द मेल WPR वाज 6.5 एंड वमेन का कितना है? 8.5%। सॉरी, द वाज 6.5 एंड 8.5% पॉइंट लोअर देन द इंडिया के एवरेज, यानी इंडिया के एवरेज से भी ये बहुत ही कम रहा है अर्बन और रूरल दोनों में। और WPR डिफाइन किसे किया जाता है? तो ये देखिए, WPR इज डिफाइंड एज परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन इन पॉपुलेशन इन इंडिया। WPR टोटल कितना है पूरा इंडिया का? 47.3। तो टोटल पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत लोग हैं जो कमा रहे हैं, तो इसी से डिपेंडेंसी रेशियो निकाला जाता है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट यही होगा कि द डिपेंडेंसी रेशियो इज द हाईएस्ट इन बिहार एट 62%। तो जब ये लोएस्ट है वर्कर पॉपुलेशन तो डिपेंडेंसी ऑब्वियसली हाईएस्ट होगा। और नेशनल एवरेज कितना है? 46.4% है 2019-20 में। ओके, गिवन द हाई, इसका क्या कारण है कि यहाँ डिपेंडेंसी रेट बहुत अधिक है? तो हाई फर्टिलिटी रेट बिहार में है। ओके, तो हाई फर्टिलिटी रेट एक मेजर कारण है डिपेंडेंसी रेट। जब हाई फर्टिलिटी रेट रहेगा तो उस पॉपुलेशन में बच्चा का संख्या अधिक रहेगा, और जब बच्चा का संख्या अधिक रहेगा तो उसमें क्या हो जाएगा कि बच्चा या बूढ़ा वो दोनों डिपेंडेंट होते हैं जो कमाते हैं जो लोग, तो इसीलिए वहाँ पे डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ जाएगा। और कितना है बिहार में? 46% ऑफ देयर पॉपुलेशन चिल्ड्रेन। अपना पॉपुलेशन का 46% चिल्ड्रेन जो है वो लोग जो है वो सिर्फ बच्चा हैं। तो इसीलिए हम लोगों का जो है यहाँ पे वर्कर का पॉपुलेशन थोड़ा डिपेंडेंसी रेट बढ़ जाता है। हालांकि ये जो बच्चे हैं अभी 10-12 साल में वो फिर डेमोग्राफिक डिविडेंट हो जाएंगे और फिर वो हम लोगों के लिए एसेट होंगे, बशर्ते कि उनको स्किल दिया जाए ठीक से। खैर वो सब चीज़ हम लोग मेंस में देखेंगे। फिर यहाँ पे हिंदी में मैं दे दिया हूँ, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या डाउनलोड भी कर सकते हैं आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा करके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन, तो कि बिहार रिकॉर्डेड हाईएस्ट ग्रोथ कितना? 14.4% इन ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन सेक्टर। तो जितनी भी स्टेट है उसमें सबसे अधिक ग्रोथ जो रहा है वो बिहार में देखने को मिला है लास्ट पूरा डिकेड में। ट्रांसपोर्ट सेक्टर हैज़ बीन ग्रोन रैपिडली एट द रेट ऑफ 10.7% एनुअली। तो 10.7% से एनुअली ये बढ़ा है प्रीवियस डिकेड में। और जिसमें सबसे अधिक जो बिहार में कोई भी सेक्टर बढ़ा है, मान लीजिए ट्रेन होता है, बस होता है, बहुत सारा चीज़ होता है, तो उसमें एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो हाईएस्ट रेट 24% के रेट से बढ़ा है सेम पीरियड में। और आप देखे भी होंगे कि रिसेंटली जो ओपन हुआ है दरभंगा एयरपोर्ट, उस पर भी इतना ट्रैफिक हो गया है कि आप पूछ नहीं सकते, उसको भी एक्सटेंड किया जा रहा है। और पटना का जितना भी ट्रैफिक था उसका 30% दरभंगा एयरपोर्ट जो है अपने तरफ अट्रैक्ट किया। उसके बावजूद दोनों पे एयर टर्मिनल पे बहुत ही अधिक प्रेशर रहता है, लोड रहता है। खैर, बिहार हैज़ रोड डेंसिटी कितना है बिहार में? 3086 किलोमीटर पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर में, यानी 1000 स्क्वायर किलोमीटर में 3086 किलोमीटर जो है वो रोड रहता है इन जोग्राफिकल एरिया।
और ये रैंक कितना पे रखा गया है बिहार को इस रोड डेंसिटी में? थर्ड पे। सबसे अधिक किसका है? केरला का। और उसके बाद किसका है? वेस्ट बंगाल का। और इंडिया में कितना है? इंडिया में देखिए बहुत ही कम है, 16 से 17 किलोमीटर है। तो उस हिसाब से तो हम लोग दोगुना से भी अधिक है, इंडिया के एवरेज के 2 टाइम्स से भी अधिक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद है इंटरनेट सब्सक्राइबर जो है इंक्रीज फेनोमिनली, कितना? 1.7 करोड़ था कब? जब 2015 था। और अभी 5 साल के बाद देखिए, 6 साल के बाद ये 5 टाइम्स यहाँ पे ग्रो कर गया है, 4 टाइम्स 5 टाइम्स, ये 5.5 करोड़ हो गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 234% की वृद्धि हुई है इसमें। इनर्जी सेक्टर, पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इन द स्टेट वो कितना बढ़ गया है? 2203 किलोवाट आवर होता था कब? 2014-15 में। वो अभी 350 हो गया है। ओके, यानी 72.4% का 6 ईयर में इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो आपको ये फिगर याद रख रहा है, 350 वाला फिगर जो है वो जरूर याद रखिएगा, ये आ सकता है। और पीक डिमांड जो है वो भी 2020-21 में कितना हो गया है? तो ये हो गया है अराउंड 6000 मेगावाट, यानी 5932 मेगावाट। ओके, और जो पहले का वो कितना होता था? तो 2831। तो देखिए कितना अधिक यहाँ पे डिमांड हो गया है बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का। और अभी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर एट प्रेजेंट 13 माइनर हाइडल प्रोजेक्ट जो है ऑपरेटेड है स्टेट में। ओके, तो माइनर हाइडल प्रोजेक्ट जो होता है वो रिन्यूएबल एनर्जी की कैटेगरी में आ जाता है। तो आप देखिए 13 है इसका संख्या, और जो 54.3 मेगावाट जनरेट करता है बिजली। रूरल डेवलपमेंट, प्रेजेंटली मोर देन 12.721 lakh SSG आर क्रेडिट लिंक्ड विद द बैंक एंड ₹16,537 करोड़ ट्रांजेक्शन्स हैव बीन मेड। तो अभी आपको इस तरह से पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि बिहार में लगभग कितने एसएचजी काम कर रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ये है 12.72 लाख। सोलर स्ट्रीट लाइट स्कीम जो है वेरी एम्बिशियस स्कीम है। इसके तहत क्या किया जाएगा कि गांव, सारे गांव में जितना भी विलेज है उसमें सोलर लाइट लगाया जाएगा गलियों में उसके। और ये किस प्रोग्राम के तहत हो रहा है? तो स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के तहत हो जा रहा है। और इसको कौन लीड कर रहा है, कौन सा इंडस्ट्री? तो ये जो है ब्रेडा, ब्रेडा आप सुने होंगे कई बार नाम, बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी। और इसमें कितना खर्चा होने का संभावना है? 2000 करोड़। तो इसमें से कुछ स्टेटमेंट दे करके वो पूछ सकते हैं। तो अगेन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अर्बन डेवलपमेंट, 2011 के सेंसस लेवल पे बिहार में जो अर्बनाइजेशन लेवल था वो 11.3% था, जो कि एट प्रेजेंट अभी वो बढ़ करके कितना हो गया है? 15.3%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको जरूर याद रखिएगा। ओके, और बिहार का जो अर्बन पॉपुलेशन है वो इंडिया के अर्बन पॉपुलेशन में 3.1% कंट्रीब्यूट करता है। और अगर बिहार में भी पूछ लिया जाए तो पटना सबसे अधिक 44.3%, फिर मुंगेर और फिर नालंदा है। और सबसे कम अगर पूछ लिया जाए तो वो समस्तीपुर होता है। बैंकिंग एंड एलाइड सेक्टर, बैंकिंग एलाइड सेक्टर में क्या हुआ है? 270 न्यू बैंक का ब्रांच खोला गया है। और उसमें सबसे अधिक कौन सा है? एसबीआई का। ओके और फॉलोड बाय द प्राइवेट सेक्टर का भी, जैसे एचडीएफसी होता है, आईसीआईसीआई होता है, एक्सिस बैंक होता है, उन लोगों का भी 92 खोला गया है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है वो ये है कि पूर्णिया में 81.80% इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हुज सीडी क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इज मोर देन द नेशनल एवरेज। मात्र एक ही जिला है, वो है पूर्णिया, जिसका क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो है वो क्या है? नेशनल एवरेज से अधिक है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट, ए कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ द पॉपुलेशन इज प्रोजेक्शन सोन। इस ये आप देखे होंगे 66 के मेंस में ये क्वेश्चन था। तो ऐसा मत समझिए कि जो इकोनॉमिक सर्वे होता है उसे सिर्फ प्रीलिम्स में पूछा जाता है, मेंस में नहीं पूछा जाता। मेंस में बहुत डीप में पूछा जाता है, और अगर आप वो क्वेश्चन करते हैं तो आपको मार्क्स मिलने की अधिक संभावनाएं रहती है। तो उसमें ये पूछा गया था, ये क्वेश्चन आप जाकर के देख लीजिएगा सेकंड पेपर में। तो क्या है कि एक एनालिसिस में ये शो किया गया कि 2036 तक वर्किंग पॉपुलेशन जो है बिहार में वो क्या हो जाएगा? 61.4%, इंक्रीजिंग फ्रॉम 53.5% 2011 में। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। हो सकता है आपको ईयर दे करके पूछ ले 2036 तक कितना प्रोजेक्ट किया गया है लगभग में, तो 61, 62, 63, 64 इस तरह से, तो आप इसको 61% मारिएगा। फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है एट बर्थ पे वो क्या है? वो बढ़ गया है 1 साल से, 69.1 ईयर हो गया है बिहार में। सॉरी तो ये हो गया। फिर क्या है कि 2019 का जो डेटा है उसके हिसाब से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किसको बोलते हैं? कि वो शिशु मृत्यु दर जिसको बोलते हैं वो क्या है? 29 है पर 1000 लाइव बर्थ पे।
तो कितने बच्चे की मृत्यु हो जाती है बर्थ के 1 साल के अंदर, तो उसी को इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोला जाता है। ये नेशनल फिगर से 1 कम है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार में ये कम हुआ है नेशनल लेवल से। नेशनल लेवल पे 30 है, बिहार में 29 है। तो ये भी अगेन अच्छा न्यूज़ है बिहार के लिए। चाइल्ड डेवलपमेंट जो चैप्टर नंबर 12 थी, तो उसमें क्या है कि चाइल्ड पॉपुलेशन बिहार का कितना है, अभी हम बताए थे आपको, आगे भी प्रीवियस स्लाइड में ये था कि 0 से 18 ईयर्स तक को चाइल्ड माना जाता है, तो वो 42% है। और ये जो स्टेट जो है पूरा इंडिया के चाइल्ड पॉपुलेशन में 12% कंट्रीब्यूट करता है, 12%। तो अगेन ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जो युवा है एडोलेसेंट कॉन्स्टिट्यूट वो कितना कर रहे हैं, 19.8% टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिहार। और इससे ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एवरी 5th पर्सन बिहार में जो है वो युवा है। ओके, उसके बाद है कि द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बजटिंग जो है बिहार में पहली बार स्टार्ट हुआ था 2013-14 में। तो ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये ईयर दे करके पूछा जा सकता है जाता है, तो 2013-14 ये याद रखिएगा आप। स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च किया है ई लॉट्स। ई लॉट्स का फुल फॉर्म होता है लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट टू मीट द चैलेंजेस पोज्ड बाय द कोविड-19 पेंडेमिक। In this portal, all the textbook, concerned education videos, reference videos, ये सारा चीज़ जो है वो अपलोड किया गया है, जिससे कि टीचर और एज वेल जो स्टूडेंट है दोनों को फ़ायदा हो सके। दिस पोर्टल सपोर्टेड टू प्रमोट ऑनलाइन लर्निंग स्टूडेंट बिलोंगिंग टू क्लास 1 से लेकर 12। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स था कि कोविड-19 के दरमियान ई लॉट्स नाम का एक ऐप लॉन्च किया गया, पोर्टल लॉन्च किया गया। उस पोर्टल पे ये जितना भी टेक्स्ट बुक है क्लास 1 से लेकर के 12th या वीडियो या रेफरेंस वीडियो सारा डाल दिया गया है, जिससे टीचर को भी मदद मिलेगा और स्टूडेंट को भी मिलेगा। और अलॉन्ग विद द लिंक ऑफ दीक्षा पोर्टल, और दीक्षा पोर्टल भी है वो भी सेम तरह का काम करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट था, वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा दोनों। लास्ट, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। द स्टेट रिसीव टोटल कितना, तो इस बार प्रीवियस ईयर जो था 20 में 2020 में उसमें बहुत अधिक वर्षा हुआ था, 1385 mm रेनफॉल हुआ था, जबकि एवरेज जो था लॉन्ग टाइम का वो था 1012 mm ही। तो 37% अधिक वर्षा हुआ था, जिसके कारण बहुत सारा फ्लड आए भी, और फ्लड का बहुत अधिक डिवास्टेटिंग इफेक्ट भी देखा गया। कितना डिस्ट्रिक्ट में, एटलीस्ट 19 डिस्ट्रिक्ट में तो जरूर। तो बिहार स्टेट पॉपुलेशन कंट्रोल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है क्या किए हैं, 5 कंटिन्यूस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन पटना में लगाएं, सिर्फ पटना में 5, एक लगाए कहाँ पे, गया, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर में, और उनका टारगेट है 24 लगाने का, जिससे एयर क्वालिटी को मेजर किया जाएगा और फिर उसको रेमेडीज़ के लिए भी स्टेप्स उठाए जाएंगे। फिर है द नेचर सफारी, राजगीर में लॉन्च किया गया सीएम ऑनरेबल सीएम के द्वारा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये डेट भी याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, 26 मार्च 2021 को। फिर एक मोबाइल ऐप होता है इंद्रवज्रा। तो इंद्रवज्रा जो है हैज़ बीन डेवलप्ड एज पार्ट ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम ऑफ। तो आजकल जो है थंडर स्टॉर्म की घटना बहुत अधिक हो गई है। ओके, तो उसको जिस एरिया में थंडर स्टॉर्म होने वाला होगा उस एरिया में जो भी लोग ये ऐप इंस्टॉल किए रहेंगे उनको क्या होगा कि 40 मिनट्स पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा, ताकि लोग अपने घर से नहीं निकले। और जहाँ पे भी आप ऐप ले करके बैठे हैं जिस एरिया में, वहाँ से 20 किलोमीटर के रेंज में कहीं भी होने वाला रहेगा तो वो आपको बता देंगे। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपको पता होगा हाल फिलहाल में एक डेटा रिलीज किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, थंडर स्टॉर्मिंग से कितना डेथ हुआ है लोगों का, बिहार टॉप पे रहा है उसमें, समझ सकते हैं। इसके पीछे भी कुछ कारण है जो मैं एक सेपरेट लेक्चर जब मेंस का हम लोग करेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा कि क्यों बिहार में ही हो रहा है और आजकल क्यों इसकी घटना अधिक बढ़ गई है और थंडर स्टॉर्मिंग होती क्यों है। ये ज्योग्राफी में पढ़ने के लिए मैं आपको बताऊंगा जब आपका क्लास लूँगा प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए तब। द पेमेंट ऑफ, तो गवर्नमेंट क्या किया है कि जो कोविड-19 के कारण जिनका डेथ हुआ है उनको 4 लाख रुपया प्लस 50,000 रुपया और एक्स्ट्रा पे करेंगे, तो टोटल कितना होगा 4,50,000 रुपीज़ पे किया जाएगा उनको। तो ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डेटा था। तो मुझे जो प्रीलिम्स के हिसाब से लगा वो सिर्फ इतना ही डेटा इंपॉर्टेंट लगा, इसी से क्वेश्चन आएंगे और 1-2 क्वेश्चन हर एक साल पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप इसको अच्छा से कीजिए, 1-2 बार इसका रिवीजन कर लीजिए, वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए, उसी से आपका हो जाएगा। अगर आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ वे टू PCS चैनल का, टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके तो ये सारा चीज़ है, वे टू PCS मेरा चैनल का नाम है, यहाँ पे लिंक है, आप जा करके देख सकते हैं। साथ ही बहुत सारा वीडियो लेक्चर मैं प्रीलिम्स के लिए ऑलरेडी डाल चुका हूँ, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, तो आप वो सब भी जा करके देख सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह से ये मेरा वीडियो मदद करा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और प्रीलिम्स के बाद जो मेंस GS पेपर 1, GS पेपर 2 और ज्योग्राफी एज वेल एज मैथिली ऑप्शनल का मैं पूरा कोर्स करवा दूंगा आपको। यहाँ पे मैथिली ऑप्शनल मेरे एक फ्रेंड का है,
तो उनसे मैं करवा दूंगा वो भी सेलेक्टेड हैं, तो उससे मैं आपको ये सारा चीज़ करवा दूंगा, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। बट अभी का फोकस होना चाहिए प्रीलिम्स पे। प्रीलिम्स को अच्छा से तैयारी कीजिए, निगेटिव लोगों से बहुत दूर रहिए। डेली टेस्ट सीरीज एटलीस्ट वीक में एक टेस्ट तो ज़रूर लिखिए या 2 लिखिए, और अपना वीक पॉइंट पता कीजिए और फिर उस पर काम कीजिए। अभी आपके पास टाइम है, लास्ट का जो 10 डेज बचेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को रिविज़न करना है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।